गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बजट की कक्षा तीसरी करने जा रहे हैं और कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसके बारे में डिटेल्स बता नहीं पाए, जो आज हम बताएंगे। कल हमारी लास्ट पेज थी ये वाली, जहाँ पे लिखा हुआ था 2023 से 24 के बजट में सरकार का अनुमानित पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ है, जबकि प्रभावी पूंजीगत खर्च 14 लाख करोड़ है। इसको हम डिटेल्स समझेंगे। जीसीसीए जो यहाँ लिखा है जीसीसीए, ये जो होता है प्रभावी पूंजीगत बजट में जीसीसीए को घटाया जाता है, ठीक ना। जीसीसीए को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है वो पढ़ते हैं। जीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रांट क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट्स। अनुदान, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? अनुदान जिसका प्रयोग संपत्ति निर्माण में हुआ हो। चलिए यहाँ तक जान गए। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे और जानेंगे क्या है मतलब इसका। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि राजस्व बजट होता है और पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट में प्राप्ति और खर्च आता है और पूंजीगत बजट में प्राप्ति और खर्च दोनों आता है, ठीक। दोनों आता है। इसमें क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति जो होती है राजस्व में, पूंजीगत प्राप्ति जो है ये लायबिलिटी को जन्म नहीं देती। लायबिलिटी मतलब सरकार इसके बदले हमें कुछ नहीं देती है। वहीं खर्च जो होता है, ये जो राजस्व खर्च होता है, ये जो होता है लायबिलिटी को जन्म नहीं देता है, लेकिन इससे पूंजी का भी सृजन नहीं होता है। पूंजी का सृजन इसमें नहीं होता है। पूंजी का सृजन नहीं होता है, ठीक। इसमें सरकार की देयता मतलब जिसमें किसको सरकार को इसके बदले कुछ देना नहीं पड़ता, देयता नहीं होती है, ठीक। इसमें देयता नहीं होती है। अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। इसमें सरकार की देयता हो जाती है, क्योंकि सरकार इसके बदले ब्याज देती है। देयता मतलब ब्याज। इसमें संपत्ति कम हो जाता है, संपत्ति का कम होना, ठीक। ब्याज होता है, इसमें संपत्ति का कम होना होता है। और इसमें जो होता है पूंजीगत खर्च में क्या होता है? इसमें पूंजी का निर्माण होता है, ठीक। ये ध्यान रखिए, इसमें पूंजी का निर्माण होता है, इसमें देयता बढ़ जाती है, इसमें पूंजी का सृजन नहीं होता है और इसमें जो है देयता नहीं होती है। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इसके आगे सोचते हैं कि क्या हम बताने वाले हैं आज। देखिए मान लीजिए कि अगर सरकार को बाजार मतलब हम लोग से बाजार से जो पैसा सरकार लेती है वो बॉन्ड जारी करके, डिबेंचर जारी करके सरकार हम लोग से पैसा लेती है। पैसा लेने का मतलब जैसे कि पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये का मान लीजिए कि डिबेंचर जारी किए सरकार, ये सरकार जारी किया, ठीक ना। सॉरी, ये सरकार जारी किया 100 रुपये का, और इसके बदले सरकार बोल रही है कि 5 वर्ष बाद आप लोग को हम एक मतलब कि 150 रुपया देंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं, हालांकि इतना छोटा नहीं होता है अमाउंट, बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा भी नहीं होता, मतलब 10 लाख 5 लाख ऐसा होता है, हम कम में बताएं तो। इसमें सरकार को 50 रुपया एक्स्ट्रा देना हो गया, ठीक ना। अब बताते हैं क्या क्या होता है इसमें। ये 50 रुपया सरकार को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक। तो आप समझिए, सरकार जो 100 रुपया जो सरकार डिबेंचर जारी की, तो सरकार को आप लोग 100 रुपया दीजिएगा। तो जब ये 100 रुपया आप दीजिएगा ना, पता है ये कहाँ जाएगा? इसकी प्राप्ति जो होगी कहाँ जाएगी? इसकी प्राप्ति यहाँ होगी, ये, ठीक। सर क्योंकि इसके लिए आपको क्या सरकार को देना पड़ रहा है? 50 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक। सरकार को इसके बदले 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये जो 100 रुपया जाएगा प्राप्ति में, वो यहाँ जाएगा पूंजीगत प्राप्ति में, क्योंकि ये लायबिलिटी जनरेट कर रही है। वहीं जो ये 50 रुपया है, ये 50 रुपया जो है, इसका भुगतान सरकार पता है कहाँ से करेगी? इसका भुगतान सरकार यहाँ से करेगी, राजस्व खर्च से करेगी, ठीक ना। इसका भुगतान
राजस्व खर्च से करेगी सरकार। ये हो गया पब्लिक से लिया गया पैसा, मतलब बाजार से लिया गया पैसा, इस प्रकार लिया जाता है। फिर सुन लीजिए, 100 रुपया जो है इसकी प्राप्ति होगी पूंजीगत प्राप्ति में, मगर इसमें जो 50 रुपये एक्स्ट्रा देती है सरकार हम लोग को, जो 5 साल परिपक्वता होने के बाद, तो इसका भुगतान सरकार यहाँ से करेगी, राजस्व खर्च से करेगी, मतलब राजस्व व्यय से करेगी। ये तो हो गया मार्केट से लिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं और बताते हैं। इसमें बहुत डाउट होता है सबका, कुछ आदमी है जिसको समझ भी नहीं आता इस बारे में, बहुत आदमी होते हैं जिसको समझ, हमको भी नहीं आ रहा था समझ था। अब देखिए इसमें आप परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए इस बार जो है सरकार हम लोग से नहीं लेकिन विदेशों से, या तो IMF या डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक से मान लीजिए 100 रुपया मंगवा रही है, ठीक ना। तो ये जो 100 रुपया मंगवाएगी डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक से, तो इसमें सरकार को, मतलब मान लीजिए कि सरकार को 5 साल के लिए ये मिला, ये 5 साल के लिए अमाउंट सरकार को दिया गया। तो ये 5 साल ये अमाउंट जो है इसकी प्राप्ति होगी यहीं पे पूंजीगत प्राप्ति में। ठीक, इसकी प्राप्ति होगी पूंजीगत प्राप्ति में, और 5 साल का जो ब्याज देना होगा, 5 साल का जो ब्याज देना होगा, इसका ब्याज का भुगतान करेगी राजस्व खर्च में। ठीक, इसका ब्याज का भुगतान राजस्व खर्च में होगा, 5 साल का ब्याज। मगर जब सरकार को ये लोन टोटली चुकाना होगा, टोटली मतलब ये कंप्लीट इसको अब खत्म करना होगा, तो ये जाएगा यहाँ पे, ये खर्च पूंजीगत खर्च से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, पूंजी का निर्माण। इसमें पूंजी का निर्माण हो नहीं रहा है, ये 100 रुपया जो दे रहे हैं पूंजी का निर्माण थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये पता है क्या कर रहा है, अगर यहाँ से दिया जा रहा है पूंजीगत खर्च से जब दिया जा रहा है, तो ये जो 100 रुपया है जो अभी तक हम इसका ब्याज दे रहे थे, ये देना हमको नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं देंगे, क्योंकि अब ब्याज हम नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो गया, हम लोग के लायबिलिटी कम हो गए, लायबिलिटी इससे कम हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये लायबिलिटी कम हो जा रही है इससे। फिर से बता रहे एक बार, ध्यान सुनिएगा। 100 रुपया हम वर्ल्ड बैंक से या विदेशों से लिए, तो ये 100 रुपया की प्राप्ति जो है यहाँ जाएगी पूंजीगत प्राप्ति में, और ये 5 साल के लिए चलो लिया जा रहा है। तो इसका जो ब्याज का भुगतान करेंगे हम लोग यहाँ से करेंगे, राजस्व खर्च से। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है राजस्व खर्च जो है ना पूंजी का निर्माण नहीं करता, और इसलिए राजस्व खर्च से ही किया जाता है इसका। और दूसरा, लास्ट में जब हम 100 रुपया का मूलधन देंगे जो IMF से लिए हैं, तो उसका भुगतान हम यहाँ से करेंगे पूंजीगत खर्च से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारी जो है ना लायबिलिटी को कम कर देती है। ठीक, कन्फर्म, ये हमारी लायबिलिटी को कम कर देती है। चलिए यहाँ तक सही है। अब और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब मान लिया जाए कि हम जो है किसी देश को, मान लिए कि नेपाल को 100 रुपया दिए, नेपाल को 100 रुपया दिए। ठीक, नेपाल को हम 100 रुपया दिए, क्या दिए, नेपाल को 100 रुपया जब दिए हम 5 साल के लिए दिए। ध्यान रखिएगा हर बात को, नेपाल को 100 रुपया दिए 5 साल के लिए, और 5 साल के बदले हमको मिलेगा ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। 5 साल के लिए हमको मिलेगा ब्याज, 5 साल के लिए, और 100 रुपया हम लोग के पास है। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है। ये जो 100 रुपया जो हम लोग की प्राप्ति हुई, प्राप्ति जो हम 100 रुपया दिए, ठीक ना, ये 100 रुपया जो हम दे रहे हैं, ये पता कहाँ जाएगा? 100 रुपये हम कहाँ से देंगे? 100 रुपया हम यहाँ से देंगे। पता है क्यों देंगे? क्योंकि अगर हम 100 रुपये यहाँ से दे रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है? इसके बदले हमको ब्याज मिल रहा है। और ये जो ब्याज मिल रहा है ना, ये ब्याज पता है कहाँ जाएगा? ये ब्याज जाएगा यहाँ पे राजस्व प्राप्ति में। पता है राजस्व प्राप्ति में क्यों जाएगा? यहाँ क्या लिखा है, ये देयता नहीं होती, इसमें देयता नहीं होती। क्योंकि अगर हमको जो ये नेपाल हम लोग को जो ब्याज दे रही है, इसमें हम नेपाल को क्या दिए? कुछ नहीं देते हैं इसके बदले। माने कि 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया दिए, इसी का तो ब्याज में, ब्याज का कुछ, ब्याज के बदले तो हम कुछ नहीं दे रहे हैं ना। तो ये हो गया, इसमें जाएगा। ठीक, अगर जब नेपाल को लगेगा कि नहीं नहीं अब जो है ना 5 साल हो गया, उसको अब पूरा पैसा देना होगा, तो हम लोग को जो प्राप्ति होगा, इसका जो प्राप्ति होगा, इसकी प्राप्ति पता कहाँ होगी? इसकी प्राप्ति यहाँ होगी,
अब यहाँ पे सोचेगा कि अरे यार, ये तो लायबिलिटी जनरेट करती है। लायबिलिटी जनरेट करती है ज़रूर, लेकिन ये अपवाद माना जाता है। इसका जो लोन का रिकवरी होता है, वो प्राप्ति हमें पूंजीगत प्राप्ति में ही मिलता है, ठीक। ये पूंजीगत प्राप्ति में हमको मिलता है, ये अपवाद माना जाता है, ठीक ना। वहीं देख रहे हैं, एक तरफ जब हम किसी दूसरे देश से लोन लिए थे, तो उसका जो हम व्यय कर रहे थे, यहाँ से कर रहे थे, पूंजीगत खर्च से किए थे, उसका व्यय किए थे ना। तो पूंजीगत खर्च से क्या कि ये भी अपवाद माना जाता है, क्योंकि ये भी पूंजी का सृजन नहीं कर रहा। लेकिन जो हम ब्याज देते जा रहे थे अभी तक, वो ब्याज देना तो बंद हो गया ना, तो एक तरह से लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है। इसलिए इसको यहाँ पे पूंजी, ये अपवाद इधर, ये 100 रुपया जो हम पैसा लिए, मतलब पैसा जो दिए रिकवर के लिए जो दिए, जिसके लिए आप ब्याज दे रहे थे अभी तक, वो अब देना नहीं हो रहा है, तो ये भी हम लोग यहाँ से देंगे। और दूसरी बात, ये जो 100 रुपया जो हम दिए थे नेपाल को, मतलब ये 100 रुपया जो नेपाल को दिए थे, जो नेपाल हमको लौटाएगा, तो वो आएगा यहीं पे। ये दोनों अपवाद माना जाता है, ठीक। चलिए एक बार और बता देते हैं फिर से। बांधते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपया हम विदेश से उधार लिए, ठीक, जिसके बदले हम ब्याज दे रहे हैं, मतलब जितने सरकार हो, क्या गलती लिखा गया, ब्याज दे रहे हैं, इसके बदले हम ब्याज दे रहे हैं। तो ये 100 रुपया की प्राप्ति जाएगी पूंजीगत प्राप्ति में, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पूंजीगत पर देयता और ब्याज, मतलब देयता में ब्याज देना होता है, संपत्ति में कमी आती है, ठीक। तो ये जाएगा यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा। और इसके बदले जो हम ब्याज दे रहे हैं, ये ब्याज जो हम देंगे, वो यहाँ से देंगे, राजस्व खर्च से, ठीक। हाँ, फिर इसके बाद जब हम ये पूरा का पूरा पैसा जब विदेश से हम लिए थे, उसको देना होगा, तो वो यहाँ से देंगे, पूंजीगत खर्च से। क्यों देंगे? क्योंकि अब से जो अभी तक जो हम ब्याज दे रहे थे, अगर ये हम 100 रुपये दे देंगे, तो ये ब्याज हमको नहीं देना पड़ेगा। ये तो हो गई हम दूसरे देश से जब उधार लिए, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब वहीं पे अगर हम 100 रुपया दूसरे देश को दिए, जैसे नेपाल को दिए हम 100 रुपया, ठीक। नेपाल को जब हम 100 रुपया दिए, तो नेपाल को जो ये 100 रुपया हम कहाँ से देंगे? नेपाल को ये 100 रुपया हम यहाँ से देंगे, पूंजीगत खर्च से ही। क्यों देंगे? क्योंकि ये पूंजीगत खर्च जो क्या लिखा है, पूंजी का सृजन करता है, इसलिए सृजन करेगा 100 रुपया, क्योंकि इसके बदले हम नेपाल से ब्याज लेंगे। क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, ठीक। ये 100 रुपया हम उससे ब्याज लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो ब्याज लेंगे, इसकी जो प्राप्ति होगी हमें, वो यहाँ जाएगी राजस्व प्राप्ति में, ठीक। ये जो ब्याज हम लेंगे, इसकी प्राप्ति जाएगी राजस्व प्राप्ति में। लेकिन जब नेपाल हमें ये पूरा का पूरा अमाउंट वापस करेगा, मूलधन हमें, ये प्राप्ति जाएगी यहाँ पे, ठीक। जबकि जाना चाहिए था यहाँ पे राजस्व प्राप्ति में, क्योंकि ये लायबिलिटी सृजन तो करेगी नहीं, लेकिन ये अपवाद माना जाता है एक तरह से, ठीक ना। ये अपवाद माना जाता है हम लोग के लिए, ये इसमें आएगी। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि जब रिकवरी ऑफ लोन जो होगा, वो किस में जाएगा, तो ये पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा। अब उस पर ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति में जाएगा, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में तो लायबिलिटी बढ़ जाती है इससे, इसमें लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक ना। इसलिए ये जाएगा पूंजीगत प्राप्ति, ये ध्यान रखिएगा, ये जाएगी पूंजीगत प्राप्ति में। नेपाल अपना जो पैसा देगी, जो उधार लिए थे नेपाल से, वो यहाँ जाएगी पूंजीगत प्राप्ति। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम पढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज़ थे जो समझ नहीं आया था, तो वो समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 2023-24 के बजट में सरकार का अनुमानित पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ था। अनुमानित पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ था, जबकि प्रभावी पूंजीगत खर्च जो था 14 लाख करोड़ था, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? अनुमानित, ये ध्यान फिर से पढ़ रहे हैं, 2023-24 के बजट में सरकार का अनुमानित पूंजीगत खर्च 10 लाख करोड़ है, जबकि प्रभावी पूंजीगत खर्च जो है 14 लाख करोड़ है। इसको समझते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है कि प्रभावी, अनुमानित जो है 10 करोड़ था, प्रभावी
प्रभावित पूंजीगत खर्च जो है 14 लाख हो गया, ऐसा कैसे हो गया आखिर? इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा राजस्व खर्च मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक। पूंजीगत खर्च भी 100 रुपया है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। पूंजीगत खर्च भी 100 रुपया है और राजस्व खर्च भी 100 रुपया है, ठीक। और ये हमारा मान लीजिए भारत है, मान लीजिए यहाँ बिहार है, ये मान लीजिए बिहार है, ठीक। ये 100 रुपया है, जिसमें कि 80 रुपया जो है भारत सरकार कल्याणकारी योजना में दे दिया, ठीक। ये तो 100 रुपये जो पूंजीगत खर्च हुआ, ये तो बिल्कुल पूंजीगत खर्च हुआ, जिससे क्या हो रहा है? पूंजी का निर्माण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? पूंजी का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। इससे पूंजी का निर्माण हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये जो 80 रुपया है, ये तो पूंजी का निर्माण कर नहीं रही है। और जो ये बाकी बचा 20 रुपया, मान लीजिए कि ये 20 रुपया जो है सरकार बिहार को दे दी अनुदान में, ठीक। बिहार को अनुदान में दे दी, ये बिहार को अनुदान में दे दी। तो ये पता है कि बिहार को जब ये अनुदान में दे दी राजस्व खर्च से, तो इसका तो ब्याज मिलेगा नहीं सरकार को, ये समझ रहे हैं ना। इसका ब्याज सरकार को नहीं मिलेगा, ये 20 रुपये का ब्याज सरकार को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बिहार सरकार को जब अनुदान दिया गया, तो बिहार सरकार ये 20 रुपये का पता क्या की? अस्पताल बना ली, अस्पताल बना ली, ठीक। स्कूल बना ली, अरे स्कूल लिखा गया, स्कूल बनाई, ऐसा चीज बनाई है, या इससे रोड बना ली, ठीक। ये जो रोड बना ली, तो ये सारा चीज जो हुआ कहाँ हुआ? भारत के अंदर हुआ, ये बिहार में। इससे जो पूंजी का सृजन होगा, ये पूरे भारत के लिए होगा, ठीक। ये पूरे भारत के लिए होगा। ये जो 20 रुपया है पूरे भारत के लिए होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये भारत के अंदर हुआ, ये रूल सिर्फ भारत के अंदर होता है, बिहार में कहीं हुआ तब ऐसा होगा। ये नहीं कि नेपाल को दे दी 100 रुपया का अनुदान, वो वहाँ पर जाके ऐसा कुछ काम कर रही थी, उसके लिए नहीं है। ये जैसे राज्य के अंदर है, तो बिहार जैसे हुआ, तो बिहार भारत देश के अंदर है, तो अस्पताल बना, स्कूल बना, ये तो भारत के ही लोग इसमें ना रहेंगे, संलग्न रहेंगे। भारत के लिए पूंजी का सृजन हुआ, क्योंकि भारत के अंदर ये अस्पताल बना। अस्पताल बनना एक पूंजी का सृजन हुआ ना। ये जो 20 रुपये जो अनुदान सरकार दी थी, तो सरकार के मुकाबले जो है, सरकार जो अनुमानित पूंजीगत खर्च है, ये रहा, अनुमानित हुआ। अनुमानित जो है, अनुमानित, सही लिखा नहीं, अनुमानित जो हो गया 100 रुपया हो गया। लेकिन ये जो 20 रुपया है, यहाँ जो 20 रुपया लिखा हुआ है, जो कि सरकार अनुदान दी, अनुदान जो दिया कि वो पूंजीगत खर्च तो होगा नहीं, अनुदान जो दिया इसके बदले सरकार को ब्याज नहीं मिले। लेकिन फिर भी इसका यूज जो हो गया है पूंजीगत खर्च में हो गया, क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए अस्पताल बना दी, स्कूल बना दी, रोड बना दी। ये 20 रुपया आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये 20 रुपया आ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 120 रुपया। ये हो गया क्या? प्रभावी, प्रभावी पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च। तो यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 लाख रुपया जो है ये अनुमानित है, वहीं प्रभावी खर्च जो है 14 लाख है। तो मतलब ये 10 लाख जो है, मान लीजिए ये 10 लाख 100 रुपया हो गया, जो इससे पहले उसमें था, जो दिख रहा था। और यहाँ जो है 20 रुपया एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक ना। 20 रुपया यही जो अनुदान है, जो बिहार सरकार अपने पूंजीगत खर्च में कर देती है, 120 रुपया होगा। ये हो गया 120 रुपया, और ये हो गया 100 रुपया अनुमानित, और 120 मेरे ख्याल से अब लगता है कि समझ आ गया होगा, ठीक। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसमें, कभी कभी जो है ये जो फार्मूला है, इसमें एक फार्मूला भी आता है, वो बता रहे हैं। फार्मूला ये है, जो शायद हम कल पढ़े हुए थे, कल कैसे में लिखा होगा, एक मिनट, यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या होता है? राजस्व घाटा में
माइनस GCCA कम करना पड़ता है। इसलिए कम करना पड़ता है कि मान लीजिए कि राजस्व घाटा में क्या होगा, प्राप्ति होगा, प्राप्ति और खर्च, ठीक। तो प्राप्ति मान लीजिए 80 रुपया हुआ और खर्च हो गया 100 रुपया, तो राजस्व घाटा कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक। राजस्व घाटा हो गया यहाँ पे, एक मिनट लाल कर लेते हैं, दिख रहा है यहाँ, राजस्व घाटा हो गया 20 रुपया, ठीक। राजस्व घाटा हो गया 20 रुपया, क्योंकि प्राप्ति कम है और 100 रुपया खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो 20 रुपया हो गया। लेकिन ये GCCA क्या है, वैसा अनुदान जो सरकार बिहार सरकार जो सरकार जो केंद्र सरकार अनुदान दी है 20 रुपया, किसको दी है, बिहार सरकार को दी है। बिहार सरकार इसका जो खर्च का है क्या कर रही है, पूंजीगत खर्च कर रही है, क्योंकि इसका रोड बना दी, तो ये जो रोड का सृजन होगा तो भारत के अंदर होगा, इसके लिए भारत को क्या होगा, भारत के अंदर होगा तो भारत के लिए अच्छा है ना, क्योंकि भारत के अंदर एक पूंजी का सृजन हो गया, तो ये 20 रुपया माइनस कर दिया जाएगा। 20 रुपया जो GCCA हो गया, जो अनुदान है लेकिन फिर भी बिहार सरकार जिसका पूंजीगत खर्च कर दी, इससे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा जीरो होगा। जबकि इसमें क्या हो गया, राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा जो है, एक मिनट गलत लिखा है, राजस्व घाटा हो गया कितना, 20 रुपया, वहीं प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा 0 रुपया। इसका मतलब बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप समझा नहीं पाएंगे, ये बहुत बेसिक से समझाए हैं इसको। तो अब हम पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये भी कंप्लीट हो ही गया, अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बजटीय घाटा। बजटीय घाटा में क्या है, सरकार की बजटीय घाटा हमेशा शून्य होती है। वर्ष 1997 में बजटीय घाटे को समाप्त कर दिया गया, 1997 में इसको समाप्त कर दिया गया। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए तो होने वाले घाटे को बजटीय घाटा कहा जाता है। कुल खर्च मतलब वो चारों जो होता है, प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत खर्च जोड़ दिया, और पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति एक साथ, और राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च एक साथ, ये हो गया कुल खर्च। सरकार का बजटीय घाटा हमेशा शून्य होता है, क्योंकि सरकार पूर्व में ही RBI को एडहॉक कोष पत्र जारी कर उधार प्राप्त करती है, बदले में RBI नए नोट जारी कर देती है। ये बहुत बेकार होता था। जैसे कुल खर्च 80 रुपया है और कुल प्राप्ति जो है, कुल खर्च जो है 100 रुपया है और कुल प्राप्ति 80 रुपया है, तो क्या हो गया, बजटीय घाटा हो गया, जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, घाटा तो 20 रुपया का लगा है यहाँ पे, ठीक। तो ये सरकार क्या करती है, RBI को पहले ही कर देती है, RBI से पूर्व में उधार पूर्व, मतलब RBI से उधार पूर्व में ही ले लेती है 20 रुपया का, तो बाद में 20 रुपया ले लेगी, यहाँ 20 रुपया जुट जाएगा तो यहाँ जीरो हो गया, यही है, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब देखिए अर्थशास्त्री सुखमय चक्रवर्ती ने बजटीय घाटे को अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं माना। बिल्कुल, कोई क्यों मानेगा यार, अगर बजटीय घाटा हो रहा है उसमें RBI को पैसा छापने बोल दिया गया, तो ये तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ा देगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको अनुकूल नहीं माना, क्योंकि RBI द्वारा नए नोट जारी करने से बाजार में तरलता में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि कर सकते हैं। अतः वर्ष 1997 में सरकार द्वारा बजटीय घाटे को समाप्त किया गया तथा ऑर्थोपाई अग्रिम को शुरू किया गया, वे एंड मीन्स एडवांस को शुरू किया गया, ठीक। वे एंड मीन्स एडवांस को शुरू किया गया। ऑर्थोपाई अग्रिम, वे एंड मीन्स एडवांस का क्या के अंतर्गत जो है, केंद्र और राज्य सरकार अल्पकालिक नगद असंतुलन, जब नगद बहिर्प्रवाह और नगद अंतःप्रवाह से अधिक हो जाता है। नगद बहिर्प्रवाह मतलब ये भारत हुआ, ये विदेश हुआ, यहाँ से हम लोग आयात करेंगे, ठीक, आयात कर रहे हैं,
जब हम आयात करेंगे, आयात के लिए पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा यहाँ से जा रहा है, ये भारत देश है, यहाँ से पैसा जा रहा है, ये हो गया बहिर्प्रवाह, नगद का बहिर्प्रवाह। नगद मतलब होता है पैसा ही, ये जो नगद है ना, इसका मतलब होता है रुपया, यहाँ से नगद का प्रवाह हो रहा है। वहीं नगद और दूसरा क्या है, अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह ये होगा कि यह हम निर्यात कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, यहाँ जा रहा है, इसके बदले इधर से पैसा आ रहा है, ये हो गया अंतः प्रवाह, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, बहिर्प्रवाह जो है, बहिर्प्रवाह नगद प्रवाह से अधिक हो जाए, बहिर्प्रवाह जो है नगद प्रवाह से अधिक हो जाए, बहिर्प्रवाह अधिक हो जाए और नगद प्रवाह अंतः प्रवाह जो है, नगद अंतः प्रवाह वो कम हो जाए। इसका मतलब क्या है कि बहिर्प्रवाह अधिक हो रहा है। देखिए, जब बहिर्प्रवाह अधिक हो रहा है मतलब पैसा इधर ज़्यादा जाए, तो मतलब है कि आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। पैसा जब ज़्यादा जा रहा है तो आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा देंगे ना, आयात जब करेंगे तो पैसा देंगे, तो पैसा देंगे और वस्तु आएगा, ठीक, पैसा देंगे और वस्तु आएगा, ये हो गया बहिर्प्रवाह। अंतर प्रवाह में क्या होगा, निर्यात ज़्यादा होगा, अंतर प्रवाह में निर्यात ज़्यादा होगा, क्योंकि अंतर प्रवाह का मतलब पैसा आएगा, उधर से पैसा आएगा और इधर से हम वस्तु को निर्यात करेंगे, ठीक। तो क्या कह रहा है कि आयात बढ़ जाए, एक तरह से बहिर्प्रवाह मतलब आयात बढ़ जाए, आयात बढ़ जाए और निर्यात कम हो जाए, ठीक, ये पूरा इसका मतलब है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो हो गया नगद अंतिम अधिक हो जाए। अल्पकालिक नगद असंतुलन दूर करने के लिए आरबीआई से उधार ले सकती है। अल्पकालिक के लिए आरबीआई यहाँ पे अधिकतम 91 दिन का उधार देता है। केंद्र सरकार केवल कोष पत्र के माध्यम से, कोष पत्र मतलब वही बीमा, कोष पत्र वही होता है, कोष पत्र के माध्यम से ही अर्थोपाई अग्रिम में उधार ले सकती है। कोष पत्र बट्टे पर जारी होता है, बट्टे पर जारी होता है मतलब कि एक फिक्स हो जाता है कि आपको इतना देना होगा, इतना देना का मतलब जैसे कि अगर 100 रुपया का कोष पत्र जारी की, तो सरकार 100 रुपया का कोष पत्र जारी करके आरबीआई को देगी, ठीक। आरबीआई जब ले इसको, तो आरबीआई को बोला जाएगा, आरबीआई को बोला जाएगा कि जब कोष पत्र, जब आरबीआई को कोष पत्र दी मतलब एक पेपर दी बॉन्ड बना के, आरबीआई बॉन्ड खरीद ली, फिर आरबीआई को बोला जाएगा कि जब हम आपसे ये बॉन्ड लेंगे तो 150 में लेंगे, तो ये 50 रुपया जो हो गया, एक ये बट्टा हो गया, ठीक, 50 रुपया हो गया बट्टा। यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रतिभूति, ठीक, कहाँ पे थे, ले सकती है, कोष पत्र बट्टे पे जारी होता है, राज्य सरकार बिना अल्पकालिक प्रतिभूति के आरबीआई से यहाँ उधार ले सकती है, राज्य सरकार बिना प्रतिभूति के आरबीआई से उधार ले सकती है। आरबीआई अर्थोपाई, आरबीआई अर्थोपाई जो है अग्रिम में ब्याज दर या बट्टा दर, ब्याज दर, एक मिनट, हाँ, ब्याज दर जो, ब्याज दर या बट्टा दर जो लगाता है वह रेपो रेट, रेपो दर के बराबर होता है। आरबीआई में जो रेपो रेट होगा ना उस समय का, उसके दर पे लगाएगा। देखिए कोष पत्र के बारे में जो हम बता दिए फिर भी पढ़ते हैं। कोष पत्र, ट्रेजरी बिल, यह केंद्र सरकार की अल्पकालिक प्रतिभूति होती है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार आरबीआई से अल्पकालिक उधार, देखिए अल्पकालिक गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, उस वक्त हो जाता है, उधार ले सकती है, मतलब अल्पकालिक उधार ले सकती है केंद्र सरकार जो है ना आरबीआई से, 1 वर्ष से कम के लिए। कोष पत्र 3 प्रकार का हो सकता है, एक 91 दिन का, 182 दिन का और मैक्सिमम, मतलब 1 साल से कम है तो मैक्सिमम 364 डेज का। कोष पत्र को हमेशा बट्टे पर जारी किया जाता है। बट्टे का मतलब बता दिए हैं, बट्टे का अर्थ है अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, जबकि परिपक्व में अंकित मूल्य में ही भुगतान किया जाएगा। देखिए हम एक तरीका बताएं, दूसरा तरीका ये भी होता है कि जैसे 100 रुपया का बॉन्ड निकाले, ठीक, ये 100 रुपया का बॉन्ड निकाली बॉन्ड, ये बॉन्ड निकाली कौन, सरकार, सरकार निकाली और आरबीआई को दिया गया, ठीक। आरबीआई इसको खरीदेगी कि पता है कितना में, 80 रुपया में, आरबीआई इसको 80 रुपया में खरीदेगी ये बॉन्ड को, ठीक, बॉन्ड को खरीदेगी 80 रुपया में।
वहीं अगर ये बॉन्ड फिर इसके बाद जब सरकार फिर आरबीआई से वो बॉन्ड खरीदेगी तो ये अंकित मूल्य पे ही खरीदेगी, मतलब 100 रुपया में ही खरीदेगी। यही इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, जबकि परिपक्व होने पर अंकित मूल्य पे ही खरीदा जाएगा, वही यही है। कोष पत्र बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस जारी किया गया मूल्य। अंकित मूल्य माइनस जारी किया गया मूल्य। माना कि कोष पत्र 100 रुपया है और जारी मूल्य 90 रुपया, तो बट्टा हो गया 10 रुपया। अंकित मूल्य माइनस जारी मूल्य बराबर 10 रुपया। एडहॉक को 1997 में समाप्त कर दिया गया, जैसे लिखे। आरबीआई केंद्र और राज्य दोनों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधार दे सकता है। अतः आरबीआई केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिभूति का प्रबंधन करता है। राज्य सरकार अल्पकालिक प्रतिभूति जारी नहीं करता है। राज्य सरकार जो अल्पकालिक नहीं करता, दीर्घकालिक करता है, जबकि करती है, बल्कि दीर्घकालिक प्रतिभूति जारी करती है। एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, राज्य सरकार ज़्यादातर स्टेट डेवलपमेंट लोन लेती है। राज्य विकास ऋण कहा जाता है जिसको। कोष पत्र को शून्य कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। रेपो दर पर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। मतलब बता रहे हैं इसका, मतलब 100 रुपया का अगर बॉन्ड सरकार जारी कर रही है और उस वक्त मान लिया जाए रेपो रेट मान लिया 10% है, तो कितना हो गया, 10% कम, तो मतलब आ जाएगा इसका अंकित मूल्य हो गया मान लिया 100 रुपया, ठीक, लेकिन इसको दिया जाएगा 90 रुपया में, तो मतलब आरबीआई इसको लेगी 90 रुपया में आरबीआई। फिर जब आरबीआई से सरकार को लेना होगा तो वो 100 रुपया मिलेगी, ठीक। इसको शून्य, जो कहाँ लिखा हुआ है शून्य बॉन्ड, ये जो शून्य कूपन कहा जाता है। शून्य कूपन पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बदले ब्याज नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ब्याज तो यहाँ पहले ऑलरेडी कम हो चुका है, इसलिए शून्य कूपन कहा जाता है। कोष पत्र को शून्य कूपन कहने का यही मतलब है कि ब्याज इसके बदले कुछ नहीं देती सरकार, क्योंकि 90 रुपये तो ऑलरेडी इसमें 10 रुपया हो गया ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, शून्य कूपन का यही मतलब होता है कि सरकार जो है जितना अंकित मूल्य होता है उससे कम दाम पे ही उस बॉन्ड को बेचती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा के बारे में जानते हैं। यह घाटा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण घाटा होता है तथा यह सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा माना जाता है। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो तब सरकार अपने अतिरिक्त खर्च या घाटे के लिए बाजार से जो उधार लेती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। कुल खर्च 100 रुपया, कुल खर्च याद रखिएगा, वो जो वहाँ पे क्या था, राजस्व खर्च था। राजस्व खर्च था, उसमें क्या था कि राजस्व की प्राप्ति और खर्च वो माइनस हुआ था। यहाँ पे कुल खर्च है, मतलब यहाँ पे पूंजी व्यय और राजस्व व्यय दोनों होगा, ठीक ना। यहाँ पूंजी व्यय और राजस्व व्यय दोनों होगा। देखिए लिख देते हैं फिर से, पूंजी खर्च प्लस राजस्व खर्च, ये हो गया कुल खर्च। कुल प्राप्ति हो गया यहाँ पूंजी प्राप्ति प्लस राजस्व प्राप्ति, ठीक ना, ये होता है। इसमें क्या अतिरिक्त कितना किया गया, 20 रुपये, तो 20 रुपये बाजार से उधार लेगी, ये जो 20 रुपये है वही राजकोषीय घाटा होगा, ठीक। राजस्व घाटा कभी भी जो है ना राजकोषीय घाटा से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, ब्रैकेट में बाजार उधारी को छोड़कर। कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति और बाजार उधारी को छोड़कर। राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा, बजटीय घाटा जान रहे हैं ना कि जो बाजार से अलग उधार प्लस बाजार उधारी, ये सब एक ही फॉर्मूला है। राजकोषीय घाटा को प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पे देख लेते हैं। कुल खर्च समझ रहे हैं, कुल खर्च क्या हो गया, टोटल पूंजीगत खर्च होगा और राजस्व खर्च होगा, माइनस है कुल प्राप्ति, मतलब पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति। इसमें जो है बाजार उधारी को छोड़ दिया जाता है, बाजार उधारी को छोड़ दिया जाता है, ठीक। क्यों छोड़ दिया जाता है, अगर बाजार उधारी को इसमें हम जोड़ देंगे तो ये जो अतिरिक्त खर्च है वो भी इसमें जुड़ जाएगा ना। हम लोग को प्रॉपर राजस्व घाटा निकालना है, राजस्व घाटा ये होगा ना। तो अगर इसमें देखिए बाजार उधारी तो हम 20 रुपये ले लेंगे तो 20 पे जुड़ जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा ना, इसलिए बाजार उधारी इसमें छोड़ा जाता है,
ठीक। अब राजकोषीय घाटा में, जिसमें बजटीय घाटा प्लस बाजार उधारी। बजटीय घाटा देखिए क्या होता है, कहाँ पे था बजटीय घाटा। बजटीय घाटा में क्या था, कुल प्राप्ति और कुल खर्च। 20 रुपये आरबीआई से जो इसको मैनेज किया जाता था। हालांकि ये तो फार्मूला अब काम नहीं करेगा, क्योंकि बजटीय घाटा तो निकालना ही बंद हो गया, इसको उतना पढ़ने का जरूरत है नहीं। प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। राजकोषीय घाटा का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को मंदी या सुस्ती की स्थिति से बाहर निकालने के लिए। देखिए मंदी और सुस्ती में क्या होता है, मंदी सुस्ती में क्या होता है, परिवार लोग जो अपना पैसा निवेश करना कम कर देता है, मतलब खर्च करना कम कर देगा, कंपनी भी खर्च करना कम कर देगी, परिवार कम कर देगा, कंपनी कम कर देगी, ये तो बराबर नहीं होता है। इसके बाद इस वक्त जो है गवर्नमेंट क्या करती है, राजकोषीय घाटा जो होता है इसी वजह से होता है, गवर्नमेंट अपना व्यय बढ़ा देगी। और ये ज़्यादातर व्यय जो होता है ना, ये ज़्यादातर राजस्व व्यय होता है। सरकार जब अपना व्यय बढ़ाती है तो ज़्यादातर ये राजस्व व्यय ही होता है। इससे राजस्व जब होता है तो राजस्व व्यय होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सरकार को कोई पूंजी का निर्माण तो होगा नहीं, तो इसमें प्राप्ति ऑटोमेटिक है कि प्राप्ति कम हो जाएगी, प्राप्ति कम हो जाएगी, जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा। ठीक। अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर तथा रोजगार बढ़ने में राजकोषीय घाटा योगदान दे सकता है। देखिए कैसे देगा, आगे नीचे है। अर्थव्यवस्था में बचत निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ाने में राजकोषीय घाटे का योगदान हो सकता है। देखिए राजकोषीय घाटा कैसे होगा, उधारी लेंगे, खर्च होगा, तरलता बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी समृद्धि बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो सबका बचत बढ़ेगा तो निवेश होगा तो पूंजी का निर्माण होगा, जिससे फिर उत्पादन होगा। देखिए ये फायदा कब होता है, यहाँ पे पता है कि राजस्व प्राप्ति होता है, प्राप्ति और खर्च, पूंजीगत बजट में प्राप्ति और इधर खर्च होता है। देखिए अगर यहाँ प्राप्ति बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसमें यहाँ पे खर्च सरकार का कितना हो गया, मान लीजिए 120 रुपये यहाँ खर्च हो गया, और यहाँ पे सरकार कर्ज ली है, मान लिया जाए 20 रुपया यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए इस हिसाब से तो 20 रुपया कर्ज लिएगी, लेकिन सरकार ले लिए 100 रुपया कर्ज। ठीक, ये 100 रुपया में 80 रुपया जो है सरकार पूंजीगत खर्च पे की, मतलब 20 रुपया जो है एक्स्ट्रा जो हुआ, ये सरकार कर्ज ली जरूर, लेकिन 120 रुपया जो ये कल्याणकारी योजना में है, और ये 80 रुपया जो है पूंजी के निर्माण में है, मतलब इससे सरकार को पैसा मिल रहा है। और ये हुआ टोटल कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, इधर प्राप्ति, इधर मतलब 200 रुपया टोटल हो गया, 200 रुपया हो गया इधर टोटल, और इधर 120 प्लस 100 कितना हो गया, 220 रुपया हो गया। तो मतलब 20 रुपया जो है राजकोषीय घाटा हो गया, ये घाटा हो गया। लेकिन ये 20 रुपया राजकोषीय घाटा जरूर हुआ, लेकिन देखिए 120 रुपया जो सरकार खर्च कर रही है, ये बाजार में जो है तरलता को बढ़ा रही है, और ये 80 रुपया जो खर्च कर रही है सरकार, उत्पादन को भी बढ़ा रही है। इससे क्या होगा, बाजार में अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर बढ़ रही है, इससे समृद्धि बढ़ेगी मतलब रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। तो ये राजकोषीय घाटा होना अर्थव्यवस्था के लिए सही भी है। ठीक, यही बताया जाएगा, राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए सही भी है, क्योंकि ये समृद्धि दर। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के बाजार उधारी में वृद्धि करता है, जो सरकार की ब्याज देयता को बढ़ाता है। यह सरकार के साख क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था में ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट को बढ़ा सकता है। यह अर्थव्यवस्था में राजकोषीय
दुष्चक्र को बढ़ा सकता है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं इसको। पहले क्या है, ये राजकोषीय घाटा सरकार की ब्याज देयता को बढ़ा सकती है। ये जो प्राप्ति हो रही 100 रुपया, इसके लिए सरकार को ब्याज देना होता है, ये देयता को बढ़ा सकती है। ठीक, इसके बाद क्या है, यह सरकार की साख क्षमता को प्रभावित कर, साख क्षमता मतलब ज़्यादा उधारी लेगा तो साख क्षमता घटेगा ही। इसके बाद क्या है, यह अर्थव्यवस्था में ऋण जाल, मतलब मान लीजिए 100 रुपया लिए, सरकार इसके लिए ब्याज दे रही है और सरकार के पास ब्याज के लिए पैसा नहीं है, तो फिर इसके लिए फिर 100 रुपया लेगी, फिर सरकार ब्याज के लिए ब्याज देने के 100 रुपया लेगी, फिर ये जो 100 रुपया ली इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, तो ये ऋण जाल हो जाएगा एक तरह से ना, यही बोला जाए, ऋण जाल को भी बढ़ा सकती है। फिर आगे क्या है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। देखिए कैसे होगा, सरकार अगर ब्याज अदा कर रही है तो मतलब बाजार में तरलता बढ़ रही है, बाजार में रुपया बहुत हो गया, रुपया जब बहुत हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी और वाजिब है कि आपूर्ति उससे कम हो जाएगी, आपूर्ति जब कम हो जाएगी मांग ज़्यादा होगा तो इससे भी महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, यही बोला जाए कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी क्योंकि तरलता बढ़ रही है इससे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्राउडिंग आउट हो जाएगी, मतलब एक मिनट, क्राउडिंग आउट कैसे हो जाएगी, हाँ, क्राउडिंग आउट होने का क्या कारण होगा कि सरकार जो है कर्ज ज़्यादा लेगी, हो सकता है कि कर्ज जो ये 100 रुपया बाजार से ले रही है। ठीक, सरकार बाजार से कर्ज ले रही है, तो बाजार से सरकार कब कर्ज लेगी, जब सरकार बॉन्ड जारी करेगी। बॉन्ड मतलब ये पोस्ट ऑफिस सब में भी होता है, जिसमें कि 5 साल की परिपक्वता या 2 साल की परिपक्वता ऐसा कुछ होता है। तो सरकार जब बॉन्ड जारी करेगी इसको खरीदेगा कौन, जनता खरीदेगा, तो जनता जब खरीदेगा, जनता के पास आ गया बॉन्ड और सरकार के पास चले गए पैसा, जनता के पास आ, क्योंकि सरकार कर्ज ले रही है ना, बाजार से कर्ज ले रही है, क्योंकि सरकार राजस्व घाटा उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरकार उधार ले रही है, उधार लेने के लिए बाजार से ले रही है, तो ये जनता से पैसा ले ली, अब जनता के पास तरलता कम हो गई, तरलता कम हो जाने के वजह से इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट, क्योंकि पैसा अब सरकार के पास जा रही है, ये क्राउडिंग आउट होगा। क्राउडिंग आउट होने से क्या होता है कि निजी कंपनी के लिए जो है उधार लेना महंगा हो जाता है, और महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जरूरी नहीं तरलता हो, क्योंकि ये महंगा हो गया प्रोडक्ट, निजी कंपनी को ब्याज ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि अगर बाजार से वो कम रेट में पैसा लेती है, लेकिन सरकार जब ले रही तो वाजिब है कि जनता सरकार का बॉन्ड खरीदेगी, ना कि निजी कंपनी का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजी कंपनी किसी अन्य स्रोत से उधार लेगी तो वहाँ पे महंगा होगा, तो महंगा होगा तो मांग ऑटोमेटिक है कि उसकी उत्पादकता लागत जो है, उत्पादन लागत बढ़ेगा, जिस वजह से महंगाई बढ़ेगी। इसके बाद क्या है, यह अर्थव्यवस्था में राजकोषीय दुष्चक्र को बढ़ा सकती है, तो बिल्कुल इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए सर्कल इसका क्या है, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा तो उधारी बढ़ेगी तो ब्याज देता बढ़ेगी, क्योंकि सरकार उधार ज़्यादा ले रही है। ठीक, सरकार उधार ज़्यादा ले रही है तो इसके लिए ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज ज़्यादा देगी, उत्पादक खर्च कम हो जाएगा और उत्पादन भी कम हो जाएगा, मतलब गैर उत्पादन खर्च है। सरकार जो ब्याज दे रही है, ब्याज जो देना हुआ, ब्याज देने से पूंजी का निर्माण थोड़ी हो रहा है, ये उत्पादन कम खर्च, गैर उत्पादन खर्च हो गया, मतलब ये उत्पादन नहीं कर रहा है, मतलब पूंजी का सृजन नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इससे उत्पादन खर्च कम हो जाएगा, उत्पादन खर्च मतलब पूंजीगत खर्च कम हो जाएगा, पूंजीगत खर्च, क्योंकि पता है कि ब्याज कहाँ से दिया जाता है, ये जो ब्याज दिया जाता है राजस्व खर्च से ब्याज जाता है, और राजस्व खर्च जो है पूंजी का निर्माण नहीं करती है, तो ये उत्पादन खर्च कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, सरकारी खर्च बढ़ रहा है, मंदी आ रहा है, उत्पादन खर्च कम हो रहा है, जीडीपी में कमी आएगी। लेकिन हर हमेशा ऐसा होता नहीं है, हमारा देश हमेशा राजकोषीय घाटा में रहता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर कल्याणकारी योजना नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा, तरलता कंट्रोल करना राजकोषीय घाटा की वजह से ही होता है, तरलता को कम करना, नियंत्रित करना। राजकोषीय घाटा का सकारात्मक या नकारात्मक होना केवल इस पर निर्भर होता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि राजस्व खर्च में के बढ़ने के परिणाम स्वरूप हुआ है या पूंजीगत खर्च में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। देखिए, राजस्व खर्च बढ़ेगा तो मतलब है कि इससे पूंजी का निर्माण तो होने से रहा, लेकिन अगर पूंजीगत खर्च हो रहा है इससे पूंजी का निर्माण होगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगा,
जीडीपी बढ़ेगा, ठीक, समृद्धि दर भी बढ़ेगी। तो ये अगर हो रहा है तो सही है। यही बोला जा रहा है कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप यदि राजकोषीय घाटा पूंजीगत खर्च के बढ़ने से होता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होता है, ये बताया जा रहा है। अब राजकोषीय घाटा को कम करने के उपाय क्या करती है? सरकार को गैर आवश्यक खर्च को समाप्त करना चाहिए। राजस्व खर्च में कमी करने से वही कल्याणकारी योजना जो होती है। सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना चाहिए, हर जगह वही है, सरकार इसको कंट्रोल कर ले। विभागों के आकार को आवश्यकता अनुसार कम करना चाहिए। विभागों के मतलब क्या? जो सरकार जो मंत्रालय सब बनाती है, बहुत सारे मंत्री बना देते हैं, तो मंत्री सब जैसे मान लीजिए कि अभी कितना है 15% मंत्री होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, 15%, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री को ज़्यादा सुविधा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री को ज़्यादा सुविधा दी जाती है। इसमें भी निवेश होता है, इसमें भी सरकार का राजस्व खर्च नहीं जाता है। सरकार को करना चाहिए कि ज़रूरत के अनुसार ही मंत्री बनाना चाहिए, कैबिनेट मंत्री या राजस्व, जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्व खाता से जाता है ये पैसा, राजस्व खर्च जाता है, जिसमें कि पूंजी का निर्माण तो होने से रहा, इससे भी राजस्व, इसको कंट्रोल करना चाहिए। यही कहा जा रहा है इसमें कि विभागों के आकार को आवश्यकता अनुसार कम करना चाहिए। जैसे विभाग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे जल के लिए अलग हो जाता है, अभी गंगा जी को साफ करने के लिए उसके लिए अलग एक विभाग बनाया, जबकि जल का विभाग है तो इसी को दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका जल का अलग विभाग है और गंगा जी को साफ करने के लिए अलग विभाग बनाया गया है। यही सब फालतू खर्च हो जाता है, इसको कम करना चाहिए, यही इसमें कहा जा रहा है। इसके बाद क्या? विनिवेश में वृद्धि करना चाहिए, विनिवेश में वृद्धि करना चाहिए और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना चाहिए। जैसे इसमें क्या करें, उधार जैसे लेना हो ना तो विनिवेश कर देना चाहिए, शेयर अपना बेच देना चाहिए। इससे इससे उधारी तो नहीं, लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी ना, संपत्ति थोड़ा कम हो, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इससे ब्याज देता नहीं होगा, ब्याज देना नहीं होगा, ये सब कंट्रोल करना चाहिए। और राजस्व प्राप्ति मतलब कर की दर की जगह पे कर का आधार बढ़ाना चाहिए, यही इसमें कहा जा रहा है। ये वही लिखा हुआ, कर आधार को बढ़ाना चाहिए, कर चोरी को रोकना चाहिए। एक सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय घाटे के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए 200 शब्दों में। अब देखिए यहाँ पे पढ़े थे प्राथमिक घाटा, कहाँ पढ़े थे? अभी राजकोषीय घाटा में क्या था? प्राथमिक घाटा, किधर गया? जस्ट अभी पढ़े हुए थे ये, यहाँ पे ना प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान, ये पढ़ेंगे अभी, प्राथमिक घाटा का शुरुआत। अब जब राजकोषीय घाटा में निवल ब्याज भुगतान को घटाया जाता है तब प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज भुगतान। निवल ब्याज भुगतान बराबर क्या होता है? ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति। देखिए इसका क्या मतलब, निवल को कैसे निकाला जाता है? निवल ब्याज भुगतान का मतलब होता है कि मतलब ब्याज भुगतान, मान लीजिए कि आप 100 रुपया ब्याज भुगतान कर रहे हैं और कहीं पे आप उधार दिए हुए थे, तो 20 रुपया आप उधार दिए, तो कितना हो गया? 20 रुपया घटा देंगे तो 80 रुपया हो गया, ये हो गया निवल, ये निवल हो गया। तो यही लिखा हुआ वहाँ पे कि प्राथमिक घाटा को निकालने के लिए राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज भुगतान करना होगा। मान लिया जाए कि राजकोषीय घाटा 100 रुपया है और हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं 100 रुपया, और हम लोग को प्राप्ति हो रहा है 80 रुपया ब्याज, तो कितना हो गया? 20 रुपया। ठीक, ये तो 20 रुपया हो गया। ये देखिए, ये ब्याज भुगतान हम कर रहे हैं 100 रुपया और ये राजकोषीय घाटा है हम लोग का 100 रुपया, इसको अलग रहने दीजिए अभी। और 80 रुपया हम लोग को ब्याज प्राप्ति हो रहा है, तो 80 रुपया घटा दिए तो हो गया 20 रुपया। तो 20 रुपया हो गया निवल, निवल। तो निवल जो हो गया, तो निवल को यहाँ पे घटा देंगे तो हो जाएगा 80 रुपया, ये हो जाएगा प्राथमिक। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सरकार द्वारा लिए गए उधार पर चुकाए गए ब्याज को ब्याज भुगतान कहा जाता है, जो बता ही दिए। सरकार द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त होने वाले ब्याज को ब्याज प्राप्ति कहा जाता है। हमेशा ब्याज भुगतान ब्याज प्राप्ति से अधिक होता है, हमेशा जो ब्याज भुगतान है ब्याज प्राप्ति से अधिक होता है, मतलब हम ब्याज भुगतान ज़्यादा करते हैं और ब्याज प्राप्ति हम लोग को कम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ वहाँ प्राथमिक में लिखा हुआ था, सूत्र था क्या अभी प्राथमिक का? राजकोषीय घाटा माइनस क्या था? निवल ब्याज भुगतान। तो मान लिया जाए कि अभी जो हम लोग के
यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपया अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो प्राप्ति हम लोग को हो रहा है, प्राप्ति 80 रुपया ही हो रहा है, ठीक, -80 रुपया। ये पक्का है कि कम हो रहा है। 100 रुपया का हम भुगतान कर रहे हैं, मतलब ये माइनस हो गया, प्राप्ति हो रहा है 80 रुपया, तो -20 हो गया, ठीक। जब -20 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निवल, निवल माइनस, माइनस में क्या होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 100 रुपया, मान लीजिए राजकोषीय घाटा था और ये माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 रुपया, तो मतलब 120 रुपया प्राथमिक घाटा हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, जरूरी नहीं घटेगा, बढ़ भी सकता है। ब्याज भुगतान या ब्याज प्राप्ति पिछले वर्ष के लिए किए गए और दिए गए उधार से संबंधित होता है। पिछले वर्ष के लिए मतलब उस वर्तमान वर्ष को नहीं जोड़ा जाता है। वर्तमान वर्ष के आधार पर इसलिए प्राथमिक घाटा को सरकार की शुद्ध उधारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें निवल ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में यह शामिल होता है। इसलिए प्राथमिक घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अधिक होता है। पीछे वाला को जोड़ा जाता है इसमें, पिछले वर्ष का, और पिछले वर्ष का जोड़ा जाता है जिसमें कि राजस्व घाटा जो है ना, राजस्व घाटा जो होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, राजस्व घाटा में जो है ना निवल ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है। निवल ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है मतलब कि जो निवल ब्याज भुगतान जो माइनस होता है वो होता ही नहीं है, इसलिए राजस्व घाटा ज़्यादा होता है प्राथमिक घाटा से, ठीक। मौद्रीकृत घाटा, सरकार वर्तमान में मौद्रीकृत घाटे का प्रयोग नहीं करती है, वही पैसा नोट छापने वाला होगा। जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए केवल आरबीआई से उधार ले तथा बदले में आरबीआई को प्रतिभूति जारी करे, आरबीआई उन प्रतिभूति के बदले नए नोट छाप कर सरकार को देता है, तो इसे ही मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। सरकार मौद्रीकृत घाटे में आरबीआई को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रतिभूति जारी कर सकती है। आरबीआई द्वारा नए नोट के प्रिंट के से बाजार में तरलता बढ़ने से मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए सरकार मौद्रीकृत घाटे पर का प्रयोग नहीं करती है और उपयुक्त सभी घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, देखिए घाटे के प्रकार 2000 क्या है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ 2021-22, 2022-23, 2022-23 और 2023-24। देखिए 2021-22 जो है वास्तविक हुआ, 2022-23 अनुमानित हुआ और 2022-23 संशोधित किया जाता है और 2023-24 को फिर अनुमानित होता है, ठीक। इसको आधा कर दीजिए, यहाँ ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक। अब देखिए राजकोषीय घाटा कितना है, 6.7, ये वास्तविक है, जबकि अनुमानित 6.4 है, संशोधित भी 6.4 है। फिर अनुमानित जो अगला वर्ष आएगा मतलब 23-24 वित्तीय वर्ष वो फिर 5.9 है। बस याद करिए, इसमें कोई पॉइंट बदलते रहता है। राजस्व घाटा जो है 4.4 है और अनुमानित जो है 3.8 है और संशोधित 4.1 है, संशोधित ज़्यादा हो गया है, ठीक। कभी बराबर भी रहता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, वो जो निवल ब्याज जो जोड़ा घटाया जाता है उसी के वजह से यहाँ पे 4.1 हुआ है। फिर अनुमानित जो है अगले वर्ष उसको कम करने के लिए सरकार प्राप्ति को बढ़ा दी होगी, खर्च को कम की होगी, तो 2.9 हो गया। प्रभावी राजस्व घाटा 3.3 है। प्रभावी राजस्व घाटा में क्या होता है, मतलब वैसा अनुदान को माइनस किया जाता है जो कि जिस राज्य में दिया गया अनुदान वो पूंजीगत खर्च में कर दिया जाए, तो ये प्रभावी घाटा देखिए 3.3 है। और अनुमानित जब किया गया तो 2.6 हुआ, फिर इसके बाद अगले वर्ष बढ़ गया 2.9 हो गया, फिर अनुमानित फिर बनाया गया तो 1.7 हो गया। प्राथमिक घाटा 3.3 है और अनुमानित 2.8 है और संशोधित 3.0 है, और ये बदलते रहता है, याद रखिएगा, इसको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। फिर 2.3 हो गया। अब सरकार की प्राप्ति और खर्च का मुख्य स्रोत क्या है, ये तो याद करने वाला चीज़ है। देखिए सरकार की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, बाजार उधारी से 34%, जीएसटी से 17%, निगम कर 15%, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा
ब्याज है, ब्याज उधारी लेता है, फिर जीएसटी से प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा ब्याज उधारी प्राप्त होता है, फिर जीएसटी से होता है, फिर निगम कर होता है, फिर आयकर होता है, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, फिर कर भिन्न प्राप्ति होता है, मतलब कर से भिन्न प्राप्ति जो होता है, वो जो पोस्ट ऑफिस सब में जो स्टाम्प सब होता है वो जो कर से भिन्न है, फिर सीमा शुल्क जो आयात निर्यात पे लगाया जाता है, ऋण भिन्न पूंजीगत ऋण भिन्न पूंजीगत एनडीसीआर जो विनिवेश किया गया है एनडीसीआर से प्राप्ति 2% होता है, मतलब सरकार विनिवेश बहुत कम करती है। अब सरकार का कुल खर्च का मुख्य स्रोत क्या है? खर्च कहाँ होगा? सरकार जो ब्याज भुगतान पे 20% खर्च करती है, मतलब जितना उधार लेती है उस पर ब्याज भुगतान, मतलब राजस्व खर्च ज़्यादा होता है यहाँ पे। कर और शुल्कों में राजस्व राज्यों को हिस्सा, कर और जो शुल्क जीएसटी जैसे है ना, उसमें हिस्सा है ना राज्य का भी, उसमें सरकार देती है, उसका हिस्सा 18% होता है। केंद्र क्षेत्र की योजना, केंद्र क्षेत्रीय जितनी योजना बनाई जाती है वो कल्याणकारी योजना जो है उसमें सरकार 17% खर्च करती है। वित्त आयोग और अन्य अंतरम में 9% और केंद्रीय प्रायोज्य योजना, वही केंद्रीय प्रायोज्य योजना में भी खर्च करती है 9%, और रक्षा में 8% और आर्थिक सहायता 7%, और पेंशन में सरकार पेंशन में 4% खर्च करती है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना और केंद्र प्रायोज्य योजना में अंतर क्या होता है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना जो संविधान के अनुसूची 7 में संघ में शामिल होते हैं तथा इस योजना में 100% सरकार खर्च करती है। जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती है 100% सरकार खर्च करती है, वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि केंद्र प्रायोज्य योजना में क्या होता है? संविधान के अनुसूची 7 के राज्यों को सूची में शामिल होता है तथा यहाँ वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करती है। प्रधानमंत्री कृषि योजना, इसमें हो सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना में केंद्र सरकार 100 कर रही होगी, सॉरी 100 नहीं, एक मिनट, केंद्र सरकार 60 मतलब 80% चलो केंद्र सरकार कर रही होगी, और 20% जिस राज्य में किया जा रहा है वो 20% कर रही होगी। ये होता है केंद्र प्रायोज्य। और केंद्र क्षेत्र की योजना में 100% केंद्र सरकार करती है। ठीक। घाटे का की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था में हिरणार्थ प्रबंधन, हिनार्थ प्रबंधन भी इसको कहा जाता है। इसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक होता है तब सरकार का बजट घाटे का होता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जिन वित्तीय स्रोतों का प्रयोग करती है उसे ही घाटे का वित्त व्यवस्था कहा जाता है। मतलब व्यवस्था, मतलब जो 100 रुपया उधार ली या 20 रुपया उधार ली, 12 रुपया उधार ली, इसके लिए जो व्यवस्था की जाती है ना उसको घाटे का वित्त व्यवस्था कहा जाता है। ठीक। सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए निम्न स्रोत का उपयोग करती है। 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के नोट और छोटे सिक्के जारी करना, ये सरकार करती है। विनिवेश से प्राप्ति वाला पैसा सरकार को होता है। बाजार उधारी, मतलब आंतरिक और बाह्य, मतलब आंतरिक हो गया राज्य से और बाह्य हो गया देश से बाहर। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? घाटे की वित्त व्यवस्था देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायता होता है। और घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या होता है? घाटे की व्यवस्था होगी तो सरकारी खर्च बढ़ेगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो आर्थिक विकास बढ़ेगा, जिससे जीवन स्तर ठीक होगा। जीवन स्तर ठीक होगा तो आय बढ़ेगा, ब्याज बचत बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। यह अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश, रोजगार को बढ़ाने में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और मंदी को दूर करने के लिए भी सहायक होता है, मतलब तरलता का मतलब बढ़ाने के लिए। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि तरलता ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सरकार की देयता को बढ़ा सकता है। यह अर्थव्यवस्था में ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न करती है, जो बता चुके ऋण जाल, लगातार 100 रुपया लिए उसका ब्याज दिए, उस ब्याज के लिए ऋण लिया जाता है, इसलिए ऋण जाल को बढ़ा सकती है। यह राजकोषीय दुष्चक्र की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। वही क्राउडिंग आउट हो जाएगा, सरकार बॉन्ड जारी करेगी, सरकार बाजार से उधार लेगी तो पैसा, मतलब अर्थव्यवस्था से पैसा लेके अपने पास लेगी, उधार लेगी फिर उसको खर्च करेगी, वही हो जाता है। घाटे की व्यवस्था का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस पर निर्भर करता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था, वही सेम बात, राजस्व खर्च में वृद्धि का परिणाम है या पूंजीगत खर्च में वृद्धि का परिणाम है। राजस्व खर्च का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं होता है, जबकि पूंजीगत खर्च का बढ़ना
अनुकूल होता है। अब कल हम पढ़ेंगे बजट का स्वर्णिम नियम। आज भर इतना ही। थैंक यू।